चलिए फ्रेंड, देखिए आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्न में से खड़ी बोली का अन्य नाम नहीं है, हिंदुस्तानी, सरहिंदी, नागरी या फिर दक्षिणी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है फ्रेंड, नागरी नहीं है, क्योंकि खड़ी बोली का नाम पड़ा है साहित्यिक भाषा बनने पर। और खड़ी बोली के अन्य नाम कौन कौन से हैं? सरहिंदी हैं, नागरी हैं और दक्षिणी हैं। और कौन है? और एक आता है वर्नाक्यूलर। ठीक है, वर्नाक्यूलर। और ये देखिए बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर। और दूसरा क्या है? देहलवी। याद रखेंगे आप, देहलवी। ठीक है, देखिए अगर हम करेंगे तो वीडियो चला जाएगा, तो आप समझ लीजिए ये देहलवी, वर्नाक्यूलर और दक्षिणी, सरहिंदी। ठीक है, तो ये नाम है खड़ी बोली। ये सारी चीज़ें सबको नहीं पता, देखिए ये एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 346 में, अनुच्छेद 351 में, अनुच्छेद 347 में। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश फ्रेंड 351 में दिया गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा में प्रचार प्रसार को बढ़ाएं। ठीक है, और 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ये तो 343 में कहा गया। और 346 में क्या कहा गया? एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी और संघ के बीच पत्र आदि की भाषा जो होगी, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर पत्र भेज रहे हैं आप, तो उसकी भाषा क्या होगी? उसकी भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, ये तो रही 346 की बात। और 347 में क्या कहा गया? कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। बस इतना जान लेना, हिंदी भाषा संबंधी विशेष उपबंध किस आर्टिकल में दिए गए, किस अनुच्छेद में दिए गए? 347 में। बस इतना ही याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है, कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? मैथिली, मगही, मेवाती या फिर भोजपुरी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है फ्रेंड? ठीक है, क्या पूछा गया? बिहारी हिंदी वर्ग में। तो देखिए, एक तो मैथिली आती है, मगही आती है, भोजपुरी आती है, लेकिन मेवाती किस में आती है फ्रेंड? तो मेवाती नहीं आती है। मेवाती अगर हिंदी में नहीं आती है, तो भोजपुरी में नहीं आती, तो फिर कहाँ आती है? ये राजस्थानी में आती है। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि मेवाती आप जानेंगे कि राजस्थानी वर्ग में क्या क्या आती है, जैसे मेवाती, मारपुरी, जयपुरी, मालवी, ये सारी बोलियाँ आती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हो गया आपके लिए। इनमें से मालवी बोली का क्षेत्र है, अब आप बता दें, हरदोई है, फिरोजाबाद है, इंदौर है या फिर जालौन है? क्योंकि अभी हमने मालवी का जिक्र किया। अच्छा, माल कहाँ पे है? तो माल दक्षिणी में है, मैंने पिछली सीरीज में ये कराया है। तो राजस्थानी दक्षिणी हिंदी को मालवी भाषा भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर डी इज़ राइट आंसर फ्रेंड, क्योंकि इंदौर मालवी बोली का क्षेत्र है। और इस बोली के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे उज्जैन, रतलाम, देवास, ये सारे क्षेत्र आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, शब्द है, वर्ण है, वाक्य है या फिर पद है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई फ्रेंड क्या है? तो वर्ण है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। और ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ग समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। जो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शब्द। जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वर्ण होगी, है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी साथी हमारे आ गए हैं गलती से ही चैनल पर, तो चैनल को लाइक कर दें और कमेंट एक ज़रूर छोड़ें, क्लास कैसी लग रही है, सीरीज़ अच्छी है या नहीं है। और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं प्लीज़। ठीक है, तो मूल रूप से हिंदी में व्यंजनों की संख्या है 40, 45, 33 या फिर 36। तो मूल रूप से हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है फ्रेंड? 33 है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। देखिए, और इसके अंतर्गत जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये सब तो आते हैं। और आपके चार क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, या, रा, लावा, अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, या, रा, लावा। देखिए अंतस्थ में आधा ना यहाँ पे लगता है, इसका ध्यान रखना है।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन है, चाछा है, टाठा है, ताथा है या फिर था धा है। तो निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, टाठा। तो जिन व्यंजन को बोलने से मुंह से हवा निकलती है फ्रेंड, ठीक है, वे महाप्राण कहलाते हैं, और जिनसे नहीं निकलती है तो वे अल्प प्राण कहलाते हैं। तो आप टा और ठा बोल के देखिए, मुंह से हवा निकल रही है। इसी तरह पा वर्ग में तथा चा वर्ग में भी और का वर्ग में भी, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो मोस्टली क्या पता कर सकते हैं कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये 135 याद रखेंगे, ये क्या होता है? अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है। या फिर आप बोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अल्प प्राण व्यंजन क्या है? 1, 3, 5। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है त्योहार, त्योहार, त्योहारी या फिर त्योहारी। देखिए फ्रेंड, हम जब बीए कर रहे थे या बीएड कर रहे थे तब तक हम त्योहार इसी तरह लिखते थे। हमारी समझ से हापे अव की मात्रा होती थी, मतलब 2 मात्रा होती थी, जबकि ये गलत था। हमें जाके बीएड में पता चला, जबकि हम हिंदी के ही स्टूडेंट थे, ठीक है, कि त्योहार का सही शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड त्योहार में सिर्फ एक मात्रा रहती है, या पे ओ की मात्रा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैं दर्शन करने आया हूँ, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ आया है, वहाँ भीड़ लगी थी। तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताना है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, तो ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मैं अपनी बात का एक सेकेंड, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात के लिए स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है, महेंद्र में कौन सा संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। तो बहुत इजी प्रश्न है। तो फ्रेंड महाधन इंद्र, ठीक है, आ प्लस ई ए बन जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, गुण संधि। देखिए हमने एक ट्रिक ये भी बताई थी, जब एक मात्रा होती है तो यहाँ पे गुण संधि होती है, जब यहाँ पे 2 मात्राएं लग जाती हैं मतलब मात्राओं में वृद्धि हो गई, ठीक है, एक तो पहले से था और एक दूसरा लग गया तो वृद्धि हो गई, तो यहाँ पे वृद्धि संधि होगी। इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ईजी सा है, आपको आता ही होगा। यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे क्या कहते हैं? समास, व्यंजन, स्वर या फिर विसर्ग। तो फ्रेंड उसे विसर्ग कहते हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटा किस प्रकार का शब्द है? देशज, तत्सम, विदेशज या फिर तद्भव। तो फ्रेंड लोटा तो देशज शब्द है। देशज शब्द किसे कहते हैं? जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, वो देश से आए हैं या विदेश से आए हैं, तो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता, लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिड़की, खिचड़ी, पगड़ी, चिड़िया, ये सारे के सारे किस में आते हैं? देशज शब्द में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? स्वर्ण, कमल, अन्न, दूध। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अपर लेवल का क्वेश्चन है ये। अमृत का अनेकार्थी नहीं है। जिनको आता है तो भाई उनके लिए तो नहीं कह सकते, पर जिनको नहीं आता है तो उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए कमल जो है अमृत का पर्यायवाची या अनेकार्थी नहीं है, ठीक है, तो यही तो आपका राइट आंसर हो गया। कमल का अनेकार्थी क्या है? जलज हो जाएगा, है ना। मोती, शंख, मछली, चंद्रमा इत्यादि, ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची, जबकि अमृत का अनेकार्थी होता है फ्रेंड स्वर्ण, ठीक है। जल, अन्न, पारा, दूध, ये सारा चीज़ क्या होता है? अमृत का अनेकार्थी शब्द है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2, 4, 3, 5। तो प्रत्यय के फ्रेंड 2 भेद होते हैं, ठीक है, एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा क्या होता है? तद्धित प्रत्यय। अरे भाई बन जा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, जो अपनी जगह से ना डिगे वाक्यांश के लिए एक शब्द है अटूट, अडिग, अटल, अट्टारिका। तो जो अपनी जगह से ना डिगे मतलब अडिग रहे, वाक्यांश के लिए एक शब्द अडिग होगा फ्रेंड, ठीक है। अडिग का मतलब होता है ना टूटने वाला या फिर अटूट, अपने स्थान से ना हिलने वाला, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन शब्द है देशज है, विदेशज है, तत्सम है या फिर तद्भव है। तो लालटेन शब्द कैसा है फ्रेंड? लालटेन शब्द आपका विदेशज शब्द है, ठीक है, क्योंकि देखिए लालटेन इंग्लिश भाषा का शब्द
और जो शब्द जो है विदेशियों से आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, है ना। और इन्हें फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं। ये मतलब ये सारी भाषाएं विदेशी के अंतर्गत आती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त हो कर विशेष अर्थ दर्शाता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए लास्ट में लिटरेचर भी है तो आप जाइएगा नहीं। युग्म शब्द, पुनरुक्त शब्द, सामासिक शब्द और अनेकार्थी शब्द। देखिए बहुत 30 मिनट की मैक्सिमम क्लास होती है आपकी व्याकरण की, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो आप बताइए, जब लगातार 2 शब्द आ जाएं और विशेष अर्थ दर्शाते हों तो फिर क्या होगा आंसर। क्या कहते हैं, युग्म शब्द कहते हैं या फिर पुनरुक्ति शब्द कहते हैं या फिर सामासिक या अनेकार्थी। तो फ्रेंड जब लगातार आ रहे हैं तो फिर पुनरुक्ति हो रही है, दोहराव हो रहा है तो पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, महापुरुष शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययीभाव समास। तो महापुरुष शब्द में फ्रेंड कर्मधारय समास है। कैसे कर्मधारय समास कैसे होगा, जिसका प्रथम पद विशेषण होता है। इसका एक यही मतलब ट्रिक ही है, इसका प्रथम पद जो होता है विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अथवा यह कह सकते हैं कि एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गाय, ठीक है, परमेश्वर, मुखचंद इत्यादि। आइए नेक्स्ट देखेंगे, भाषा किसका पर्यायवाची शब्द है। अक्षर का, सरस्वती का, हरि का या फिर कपड़ा का। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिए। भाषा किसका पर्यायवाची शब्द है। तो फ्रेंड भाषा जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। भाषा आप किसके माध्यम से बैठते हैं, कहते नहीं अरे इनकी जबान पे तो सरस्वती बैठी हैं, तो जबान से अगर आप भाषा कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि सरस्वती विद्यमान है। सरस्वती एक एक भाषा एक एक अक्षर में विद्यमान होती हैं, ठीक है। तो भाषा शब्द का पर्यायवाची वाक, भारती, गिरा, शारदा, वीणापाणी, बागीशा, ब्राह्मी, ये सारा किसका पर्यायवाची है, सरस्वती का। और भाषा भी सरस्वती का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखेंगे, संज्ञा के कितने भेद हैं। 4, 5, 6, 7। तो फ्रेंड संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक एंड द्रव्यवाचक। नेक्स्ट देखिए, दाम शब्द का बहुवचन होगा। दामे, दामो, दामाओ, इनमें से कोई नहीं। तो दाम शब्द का क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ शब्द जो होते हैं हिंदी में हमेशा बहुवचन में होते हैं। जैसे आपका ले लिया गया प्राण, आप जानते होंगे खैर, प्राण, दर्शन, ठीक है, लोग, आंसू, ऊंट, ठीक है, दाम, अक्षत, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो दाम का बहुवचन नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि ये एक वचन बहुवचन में समान रहता है। हिंदी में कारक के कितने भेद हैं, 5, 6, 8 या फिर 10। तो हिंदी में कारक के कितने भेद हैं फ्रेंड, तो हिंदी में कारक के कुल कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं ना। तो हिंदी में अगर पूछा जाए तो कारक के फ्रेंड 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, अधिकरण, संबोधन, यही तो होता है कारक, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, अव्यय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप। उसका सिर खुजलाता है वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, विकर्मक है या फिर संयुक्त क्रिया। देखिए फ्रेंड ये सीरीज लाने का बस एक ही मकसद है, क्योंकि आपने बिहार एग्जाम को देखा होगा, उसमें 30% तो आपके व्याकरण के क्वेश्चन थे। फर्स्ट पेपर की बात करें जैसे पीजीटी का, तो उसमें तो ऑल जो है व्याकरण का ही क्वेश्चन था। और पीजीटी में तो 30% था ही, तो इसीलिए, ठीक है, क्योंकि व्याकरण स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बस लिटरेचर ही पढ़ते जाते हैं और हमारा व्याकरण आते हुए भी गलत हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो बताइए 2, 3, 5 या फिर 6। तो फ्रेंड भूतकाल के कितने भेद होते हैं, एक सेकंड, एक क्वेश्चन छूट गया क्या, देखिए अच्छा ये क्वेश्चन छूटा है ना,
तो पहले इसको देखते हैं। उसका सिर खुजलाता है में कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या फिर संयुक्त क्रिया? तो उसका सिर खुजलाता है फ्रेंड, इसमें अकर्मक क्रिया है। खुजलाना, रोना, धोना, ये सब क्या होता है? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। कहने का मतलब ये होता है, वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग तब होता है, अकर्मक मतलब कर्म के बिना या कर्म रहित जिन क्रियाओं में कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे कोई कर्म की जरूरत पड़ ही नहीं रही है, उसका सिर खुजलाता है। अरे भाई खुजलाता है, काम कौन कर रहा है? पता नहीं कौन कर रहा है, पता नहीं, खुद ही खुजला ले रहा है, कर्म तो है ही नहीं। इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है ना। बस मतलब ऐसे समझने के लिए आप जैसे भी समझ सकते हैं। तो देखिए, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड भूतकाल के तो 6 भेद होते हैं ना, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, और दूसरे होता है आसन्न भूतकाल, ठीक है, आसन्न भूतकाल, और दूसरा होता है अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, पूर्ण, और चौथा क्या होता है फ्रेंड? संदिग्ध, संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल, और ये चाहिए तो 5वां है, ठीक है, 5वां संदिग्ध भूतकाल, और छठा होता है हेतु हेतमद, हेतु हेतमद भूतकाल, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थोड़ा थोड़ा किस प्रकार का अव्यय है? न्यूनताबोधक है, पर्याप्तिवाचक है, तुलनावाचक है या फिर श्रेणीवाचक है? थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो फ्रेंड थोड़ा थोड़ा तो श्रेणीवाचक अव्यय है, क्योंकि श्रेणीवाचक जो अव्यय होता है, जैसे जैसे क्रम क्रम, क्रम क्रम, या फिर कह सकते हैं बारी बारी, कहते नहीं बारी बारी, एक एक करके आओ, बारी बारी से आओ, है ना। या फिर तिल तिल, ऐसा सुना होगा आपने, तिल तिल, एक एक, यथाक्रम, ये सारे कैसे शब्द हैं? तो श्रेणीवाचक अव्यय होते हैं। मतलब बारी बारी मतलब एक एक करके आओ, है ना, बस इतना ही समझ लीजिए। आइए नेक्स्ट, क्या हो गया? तो देखिए, संज्ञा के प्रतिनिधि शब्द हैं विशेषण, सर्वनाम, अव्यय, उपसर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो संज्ञा के प्रतिनिधि शब्द हैं फ्रेंड, क्या हैं? तो ये सर्वनाम होते हैं। प्रतिनिधि का मतलब, प्रतिनिधि का मतलब कहते हैं, अरे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधित्व है, मतलब सहयोगी हैं, है ना। तो संज्ञा के प्रतिनिधि शब्द सर्वनाम है। वह शब्द के बदले आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो संज्ञा के बदले आते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैसे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कैसे, आप ये कैसे याद रखेंगे। जैसे राम का भाई श्याम है, का भाई श्याम है, वह स्कूल जाता है, नहीं, वह स्कूल जाता है, एक सेकंड, राम का भाई श्याम है, श्याम है, वह स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राम क्या है? संज्ञा है, ठीक है। श्याम भी क्या है? संज्ञा है। अब श्याम की जगह यहाँ लिख दिया गया वह, और यही वह क्या है? आपका सर्वनाम है, ठीक है। क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। तो यही वह जो है आपका सर्वनाम है, मतलब ये संज्ञा का क्या है? प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है। तो बस समझने के लिए, ये संज्ञा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो संज्ञा का प्रतिनिधित्व शब्द क्या होता है? सर्वनाम होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर भाई खराब लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, वैसे कि लगने वाली कोई बात है नहीं इसमें। अकर्मक क्रिया है पढ़ना, सोना, लिखना, खाना। बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपके लिए। तो फ्रेंड सोना जो है आपका अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट देखिए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह कहलाता है उद्देश्य, मिश्र, विधेय या फिर क्रिया। तो देखिए यहाँ समझने वाली बात है आपकी, ठीक है, कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाए, जिसके विषय में कुछ बताया जाए तो वहाँ पे क्या होता है? उद्देश्य होता है। और जिसके मतलब विषय में कुछ बताया जाए या कहा जाए तो वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। और जो कुछ कहा जाता है, मतलब जो कुछ इसके बारे में कहा जाता है, वो क्या होता है? विधेय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह धीरे धीरे चल रही थी। वाक्य में धीरे धीरे पदबंध है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर क्रिया विशेषण पदबंध है। तो धीरे धीरे ये क्या है फ्रेंड? ये तो क्रिया विशेषण पदबंध है, ठीक है, क्रिया विशेषण पदबंध है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, संरचना के आधार पर सरल वाक्य के 2 प्रमुख घटक माने जाते हैं, अकर्मक, सकर्मक, उद्देश्य, विधेय, विशेषण, क्रिया विशेषण, एक वचन, बहुवचन।
अच्छा चलिए फिर से उद्देश्य समझ लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड, आपका विषय होता है, ठीक है, विषय विषय। और इस विषय के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है वो क्या होता है, विधेय होता है। तो प्रश्न खैर यहाँ पे क्या है कि संरचना के आधार पर सरल वाक्य के दो प्रमुख घटक बताने हैं आपको। 31 नंबर का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है फ्रेंड, ठीक है, उद्देश्य एंड विधेय। और आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है, वचन संबंधी, लिंग संबंधी, संज्ञा संबंधी या फिर कारक संबंधी। तो वचन की सॉरी तो परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए भाई, वचन नहीं बदलना है यहाँ पे। तो प्रणाली बदलना चाहिए फ्रेंड, यहाँ पे लिंग संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि शुद्ध रूप क्या होगा इसका कि परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, ठीक है, बदलना नहीं होगा यहाँ पे, बदलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि परीक्षा होती है ना, परीक्षा होती है। तो यहाँ पे लिंग संबंधी अशुद्धि है और परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, इसको भी ध्यान रखिएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीता नित्य गीता को पढ़ती है, पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। देखिए फ्रेंड, हमें आ रही है नींद, ठीक है, तो इसलिए कहीं अगर मिस्टेक हो रहा है तो माफ़ कीजिएगा। मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है, या पूजनीय पिताजी घर आ रहे हैं। तो क्योंकि अब जो है 12 बज चुके हैं रात को, और मुझे सुबह जल्दी ही उठना होता है, तो कारण यही है। खैर हम क्वेश्चन को पूरा कर देंगे। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है फ्रेंड, फटाफट बताएं आप। सीता नित्य गीता को पढ़ती है, पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है, और मुझे लग रहा है यही ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर है, क्योंकि पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है, एक्चुअली व्यर्थ ही होता है। अगर पूछना ही है तो पहले पूछ लो। अपनी डफली आप बजाना मुहावरे का सही अर्थ है, हृदय में समाना, बुरी तरह पछताना, अपने मन की करना, अपना हाल बताना। तो अपनी डफली आप बजाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अपने मन की बात करना। बिल्कुल भाई, कहते नहीं अपनी डफली अपना राग, खैर यहाँ पे बजाना दे दिया है, तो अपनी डफली अपना राग, सभी अपने अपने मन में जो आता है करते चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, परित्यक्तता शब्द में किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है। वह स्त्री जिसका पति मर गया है, वह स्त्री जो पुरुष से प्रेम करती है, जिस स्त्री के पुत्र पति हों, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, ठीक है। 35 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो के लिए सटीक अर्थ क्या होता है, परित्यक्तता होता है ना, परित्यक्तता होता है। तो कहाँ पे है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो फ्रेंड, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो इसे परकीया कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप। और वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, ये तो आप जानते हैं कि क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं। और वह स्त्री जिस स्त्री के पुत्र पति हों, मतलब जीवित हों, उन्हें क्या कहते हैं, ये आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्धन के धनसी तुम आई में कौन सा अलंकार है। ये अलंकार के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है। देखिए यहाँ पे सी आ गया, तो सिंपल सी बात, यहाँ पे उपमा अलंकार है। सा सी सम ये सब आए तो उपमा ही होती है, मतलब तुलना होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पीपर बात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा, उपमा, विभावना, रूपक। तो पीपर पास सरिस मंडोला में भी फ्रेंड क्या है कि उपमा अलंकार है, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि उपमा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं, है ना। सा सी से सरिस यू, ठीक है, सा सी से सरिस यू, जिम, सदृश इत्यादि ये सब शब्द देखे जाते हैं, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फास्ट चलते हैं फ्रेंड, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी, बहुत सारे का मतलब मैं देख के बता दूँ आपको कितने क्वेश्चन हैं। तो टोटल तो 80 क्वेश्चन है, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं ना। 45 मिनट में तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन आप 45 मिनट देखते नहीं हैं, ठीक है।
देखिए, जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति, अर्थांतर न्यास, विभावना या फिर असंगति। अच्छा, एक बात करनी है आपसे। देखिए, लोग कहते हैं आपकी क्लास लोग नहीं देखते, पता नहीं क्यों नहीं देखते, क्या प्रॉब्लम है हमारी क्लास में? या तो आप कमेंट करिए, बताइए। और या तो एक ही रीज़न हो सकता है, लोग देखना नहीं चाहते। क्योंकि आप देखेंगे जहाँ पे अरे 6-6 लाख 10-10 लाख कोचिंग वालों के जो सब्सक्राइबर हैं, तो अगर उनकी क्लास सिर्फ 5,000 लोग देख रहे हैं या फिर 3,000 लोग देख रहे हैं, तो हम तो एक मामूली सी, मतलब चीटी-सी भी औकात नहीं हमारी, है ना? तो शायद यही कारण हो सकता है, फिर पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं। अगर कोई कमी है तो ज़रूर बताएं और अपने हर स्टडी ग्रुप तक शेयर करें। जो पहली बार हैं उनसे हृदय से निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर भी करते रहें फ्रेंड। तो देखिए, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती, वहाँ अलंकार माना जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो फ्रेंड, यहाँ पे पुनरावृत्ति होती है, पुनरुक्ति अलंकार होता है। ठीक है, इसको एक बार समझा चुके हैं। आगे देखिए, 40 नंबर का क्वेश्चन है। आवेदन किस संदर्भ में प्रयोग नहीं किया जाता? खाली पदों पर प्रयुक्त होने वाली भर्ती के लिए, किसी समस्या के समाधान के लिए, अवकाश के लिए या अंतर कार्यालय के ज्ञापन के लिए। तो फ्रेंड, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अंतर कार्यालय के ज्ञापन के लिए आवेदन पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो कविता के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, सुमित्रा नंदन पंत, शाहिर लुधियानवी, केदारनाथ अग्रवाल। देखिए, लिटरेचर के भी क्वेश्चन आ गए आपके। तो वह चिड़िया जो कविता के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, केदारनाथ अग्रवाल। और इनकी अन्य रचनाएं तो आपको याद ही होगा, युग की गंगा, गुलमेहदी, जमुन जल तुम, जो सिलाई तोड़ते हैं, खुली आंखें खुले डैने, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, इंशाअल्लाह खां का है। तो हिंदी नई चाल में ढली फ्रेंड, ये भारतेंदु का कथन है और ये काल चक्र के चक्कर में ढली थी, है ना? कहाँ ढली थी, किसमें? तो काल चक्र के चक्कर में ढली थी। आइए, 1877 में ढली थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर का। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत बातें पूछा करती हो, वाक्य किसके लिए संबोधित किया गया है? भैया जब साथ में होंगे तो बात तो पूछेंगे ही, है ना? इंदिरा, पक्षी, चिड़िया, पुस्तक। फटाफट आंसर दें फ्रेंड। तो ये चिड़िया, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, 9वां खाली पदयात्रा के समय गांधी जी ने शिविर में कितने आदमियों को रहने की अनुमति दी? 3, 5, 4, 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 9वां खाली पदयात्रा के समय गांधी जी ने शिविर में 2 आदमियों को रहने की क्या दी? अनुमति दी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न। दादी माँ शीर्षक कहानी के रचनाकार हैं यशपाल, शिवप्रसाद सिंह, शेखर जोशी, जैनेन्द्र। तो दादी माँ कहानी के रचनाकार शिव प्रसाद सिंह हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और इनकी कहानी है तो आपने सुना होगा, जैसे कर्मनाशा की हार, आर पार की माला, शाखा मृग, इन्हें भी इंतजार, मुर्दा सराय, भेड़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिठाई वाला शीर्षक कहानी किसके द्वारा रचित है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यतीश अग्रवाल, जैनेन्द्र या फिर भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो मिठाई वाला शीर्षक कहानी किसके द्वारा रचित है फ्रेंड? 46 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, भगवती प्रसाद वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, शाम एक किसान शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, महादेवी वर्मा, नागार्जुन या फिर शिव प्रसाद सिंह। तो शाम एक किसान, ठीक है। तो फ्रेंड, ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की क्या है? कविता है, ठीक है। और इनकी रचना तो याद ही होंगे आपको, खूंटियों पर टंगे लोग, अंधेरे में मुसाफिर, एक सूनी नाव, खाली जंगल, ठीक है, खूंटियों पर टंगे लोग, है ना, चिड़िया, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर का। कंचा कहानी मलयालम के रचनाकार का नाम बताएं? प्रेमचंद, यशपाल, कुंवर बेचैन या फिर टी पद्मनाभन।
तो कंचा कहानी के रचनाकार का नाम बताना है फ्रेंड। तो क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, टी पद्मनाभन। नेक्स्ट देखिए, वीर कुंवर सिंह किस विधा की रचना है, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा या फिर रेखाचित्र। तो वीर कुंवर सिंह किस विधा की रचना है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यह जीवनी है। नेक्स्ट देखिए, महाराजा दशरथ को किस देवता के आशीर्वाद से चारों ओर पुत्र की प्राप्ति हुई, वायु देवता, इंद्र देवता, सूर्य देवता या फिर अग्नि देवता। तो फ्रेंड सूर्य देवता, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो राजा दशरथ अयोध्या के रघुवंशी राजा थे और वे राजा अजा व इंदुमती के पुत्र थे, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के थे। नेक्स्ट देखिए, राजा दशरथ से 2 वरदान उनकी किस पत्नी ने मांगा था, सुमित्रा, उर्मिला, कौशल्या, कैकेयी। और ये पिछली प्रैक्टिस सेट में भी आया हुआ प्रश्न है, तो याद रखेंगे, कौशल्या ने नहीं, फिर किसने, कैकेयी ने मांगा था 2 वरदान, है ना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और इनके पुत्र कौन थे, तो कौशल्या, देखिए, सुमित्रा से तो राम, ठीक है, और कैकेयी से भरत, कौशल्या से लक्ष्मण शत्रुघ्न पैदा हुए थे, इसको ध्यान रखना। तो राम की जो सगी माता थी सुमित्रा थी, इसको याद रखेंगे आप। और कौशल्या से 2 पुत्र हुए थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और भरत जो है कैकेयी के थे, इनको वो राजा बनाना चाहती थी ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा, गोदावरी, झेलम, सई। तो पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पंपा सरोवर के पास किस ऋषि का आश्रम था, विशिष्ट, विश्वामित्र, मतंग या फिर अगस्त। तो फ्रेंड मतंग ऋषि का आश्रम था पंपा सरोवर के पास, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अशोक वाटिका में हनुमान से लड़ते हुए रावण का कौन सा पुत्र मारा गया, मेघनाथ, अक्षय कुमार, विभीषण, कुंभकर्ण। विभीषण कुंभकर्ण तो भाई थे, और अक्षय कुमार और मुझे लग रहा है मेघनाथ में कोई हो सकता है, तो फ्रेंड अक्षय कुमार, ठीक है, अक्षय कुमार मारा गया था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, महाराजा परीक्षित के पुत्र का क्या नाम था, चित्रांगद, जन्मेजय, पांडु, विचित्रवीर। तो महाराजा परीक्षित के पुत्र का क्या नाम था फ्रेंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जन्मेजय। नेक्स्ट देखिए, देवव्रत को अन्य किस नाम से संबोधित किया गया, भीष्म, विदुर, शांतनु या फिर पांडु। तो देवव्रत को अन्य किस नाम से संबोधित किया गया था, 56 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भीष्म। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट प्रश्न है बड़ा सा है, देखिए, गांगे, मैंने अपने मन में शौवदेश राजा शास्त्र को अपना पति मान लिया और इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के लिए आप मेरे बारे में अब जो उचित है समझें या करें। यह संवाद किन 2 पात्रों के हैं, भीष्म शाल्व, भीष्म अम्बा, काशीराज अम्बा, विचित्रवीर सत्यवती। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड, भीष्म और अम्बा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण श्रेष्ठ आपका स्वागत, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका, अब यह मेरा शरीर और देखिए धनुर्विद्या ही है, बताइए आपके लिए क्या करूं, यह कथन किसका है, परशुराम, दुर्वासा, द्रोणाचार्य, शौनक। तो ये क्वेश्चन किसका है फ्रेंड, ये क्वेश्चन है परशुराम का, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, आप लड़ें या ना लड़ें, आपको ही चाहता हूँ कृष्ण से, यह कथन किसने कहा, युधिष्ठिर ने, भीष्म ने, अर्जुन ने, दुर्योधन ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अर्जुन ने। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सिर्फ 20 क्वेश्चन और बचे हैं फ्रेंड, ठीक है। तो लाख की चूड़ियाँ किस विधा की रचना है, कहानी है, कविता है, निबंध है या फिर आत्मकथा है। 60 क्या मतलब, ये समझिए कि 10 तो पैसे से ही होंगे, तो 10 ही क्वेश्चन बचे हैं। 60 क्या मतलब 20 नहीं, बस 10 क्वेश्चन और हैं आपके। तो देखिए, लाख की चूड़ियाँ किस विधा की रचना है, कहानी, कविता, निबंध, आत्मकथा। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये कहानी विधा की रचना है। तो ये लाख की चूड़ियाँ किसकी है फ्रेंड, तो देखिए लाख की चूड़ियाँ ये
कामता नाथ की कहानी है, ठीक है, कामता नाथ। और इस कहानी में बदलू मामा प्रमुख पात्र है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वह महान आदमी आ रहा जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। उपर्युक्त विचार बस की यात्रा शीर्षक व्यंग्य के किस पात्र में उत्पन्न हो रहा? लेखक, डॉक्टर मित्र, बस ड्राइवर, कंपनी के हिस्सेदार। तो 61 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, डॉक्टर मित्र। अगला क्वेश्चन है, चिट्ठियां शीर्षक के रचनाकार कौन हैं? रामदरस मिश्र हैं क्या, कामता नाथ हैं, प्रदीप तिवारी हैं, या फिर प्रभु नारायण है? तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रामदरस मिश्र हैं, ठीक है। चिट्ठियां शीर्षक, और इनकी अन्य रचनाएं तो याद होंगी आपको, जैसे बैरंग बनाम, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, ठीक है, एक नदी बन गया, जुलूस कहाँ जा रहा, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीजते बच्चे, ये सब किसकी है? तो रामदरस मिश्र की। आगे देखिए, देखिए इसमें जो अब की बार बीपीएससी में पूछा गया था तो कुछ क्वेश्चन बहुत डीप से पूछे गए थे, ठीक है। तो मोस्टली ये होता रहा था कि जो चर्चित रचनाएं हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई थी, लेकिन इस बार कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी भी एग्जाम में बने हुए नहीं थे। तो आगे देखिए, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा को डारी दे, दया करे सबको। उपर्युक्त दोहे के रचनाकार कौन हैं? रहीम हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, या फिर मलुकदास हैं? तो जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा को डारी दे, दया करे सबको, ठीक है। ये पंक्ति किसकी है फ्रेंड? तो ये पंक्ति कबीरदास की है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अन्नपूर्णा वर्मा रचित अकबरी लोटा शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र का नाम बताएं। तो लाला झाऊलाल, बलवंत मिश्र, प्रभाकर, देवदत्त। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है फ्रेंड, ठीक है, लाला झाऊलाल। अन्नपूर्णा द्वारा रचित अकबरी लोटा शीर्षक लाला झाऊलाल। आगे देखेंगे, भारत की खोज अंग्रेजी में लिखी गई किस पुस्तक का हिंदी अनुवाद है? तो फ्रेंड ये तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ना, जवाहरलाल नेहरू की है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? 3000 वर्ष, 5000 वर्ष, 6000 वर्ष, या फिर 4000 वर्ष? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 5000 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटा था? ठीक है, दो संप्रदाय कौन थे? एक तो हीनयान, दूसरे महायान। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कुषाण काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के खंडित होने पर महत्वपूर्ण कारण क्या था? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक कट्टरता। तो मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण था फ्रेंड आर्थिक स्थिति उनकी, ठीक है, क्योंकि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंग के व्यक्तिगत चरित्र का शासन नीति की मुख्य रूप से उन्हीं को उत्तरदायी माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंशी प्रेमचंद की उपाधि प्राप्त है थी, मतलब मुंशी प्रेमचंद को कौन सी उपाधि प्राप्त है? कथा सम्राट, कवि हृदय, कहानी शिरोमणि, आत्मकथाकार। तो वेरी इजी प्रश्न, कथा सम्राट कहा जाता था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब इससे ज़्यादा तो इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। और इनकी प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी थी फ्रेंड? जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं, कफन। और उपन्यास तो बहुत ही इजी थे, गोदान, सेवा सदन, कायाकल्प, ठीक है, रंगभूमि, कर्मभूमि भी था। नेक्स्ट देखिए, कन्यादान कविता किसकी है? ऋतुराज, देवीदत्त, देवराज, या फिर कुमार विभव। 70 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो कन्यादान जो है ऋतुराज की कविता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया था 2006 में, 2015 में, 2016 में, 2018 में। तो फ्रेंड 2015 में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कबीर घास नी दिए जो पाऊँ तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित पद का अर्थ होगा दुख, दुश्मन, अहम, अपशब्द। 72 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दुख। अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे इतना बड़ा किताब देने की ज़रूरत नहीं, तो मैं देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया। उक्त कथन है महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, अरदेसी, या फिर प्रदीप तिवारी।
तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर फ्रेंड, अर्देशीर। ये निर्माता और निर्देशक थे अरवेशीर। 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर यह कथन इन्होंने दिया था कि मुझे इतना बड़ा किताब देने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जो ज़रूरी योगदान था वही दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ का हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। उपर्युक्त कथन किस पाठ से है? कामचोर, क्या निराशा हुआ जाए, यह सबसे कठिन समय नहीं, लाख की चूड़ियाँ। तो फ्रेंड ये कथन किसका है? ये कथन कामचोर का है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और आप देखेंगे कि अब पैसेज से है, 5 क्वेश्चन पैसेज से है। ठीक है, तो इसके बाद आपका ये प्रैक्टिस सेट फिनिश है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको सीरीज कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइए। थैंक यू फ्रेंड।